Hey guys, this is Sachin Kindare. Welcome back to my channel. I hope you are doing very well. तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब आप कनाडा में आते हो आपका कुल मिला के खर्चा कितना होगा और एंड ऑफ द मंथ सेविंग कितनी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को किसी और से जानकारी मिलती है और किसी और के वीडियो से पता चलता है कि कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कनाडा है राइट, लेकिन सेविंग करना आपके ऊपर डिपेंड है। जब भी आप कनाडा में आते हो, आप वर्क परमिट पे आते हो, स्टूडेंट परमिट पे आते हो या पीआर लेके आते हो, जितने भी खर्चे होंगे और एंड ऑफ द मंथ जितने भी सेविंग होगा, कितना सेविंग होगा, कितने खर्चे होंगे, आज हम ये सब कुछ जानकारी ये वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आप मेरे साथ शुरू से एंड तक देखें, तभी आपके जो भी सवाल है उस सवालों का जवाब आपको एंड तक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि जितने भी आपके सवाल हैं उन सवालों का मैं जवाब दे सकूं, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखें। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इस वीडियो में आप शुरू में कनाडा में आते हो तब से जो भी खर्चे हैं मैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको शेयर करूंगा। तो आप अगर चैनल पे पहली बार आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन और बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करें। जो भी नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगी। अब हम वीडियो के शुरू में ये देखेंगे कि आप वर्क परमिट के ऊपर कनाडा में आ रहे हो, आपके पास कैटेगरी ए बी सी का कौन सा भी वर्क परमिट हो 2023 से, जिसके पास भी कैटेगरी ए बी सी कौन सा भी वर्क परमिट हो उसके पार्टनर को गवर्नमेंट ओपन वर्क परमिट प्रोवाइड करती है। आपके पास क्लोज वर्क परमिट है तो आप उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो जिसने आपको हायर किया, और आपका पार्टनर ओपन वर्क परमिट उसको जब भी मिल जाएगा ही कैन वर्क मल्टीपल एम्प्लॉयर्स। वो कितने भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकता है, उसकी मन चाहे वो कभी भी काम छोड़ सकता है, नया काम फाइंड आउट कर सकता है और उसके हिसाब से वो बहुत सारे एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकता है, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम राइट। लेकिन आपके पास वर्क परमिट है, आपको एम्प्लॉयर ने हायर किया है तो आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो। तो अब हम ये मान लेते कि आपको $80 पर आवर सैलरी राइट, $80 पर आवर सैलरी मिलना कनाडा में कुछ हार्ड नहीं है। $80 पर आवर आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा राइट। सिर्फ आप कोशिश करना कि अच्छे सा जॉब मिले और एम्प्लॉयर अच्छा हो। अब हम ये मान लेते हैं कि आपको $80 पर आवर सैलरी है और आपके पार्टनर को $80 पर आवर सैलरी। आप दोनों कनाडा में फुल टाइम काम करने वाले। फुल टाइम मतलब एक वीक के 40 आवर्स, मतलब 1 डे 8 आवर्स, 8 × 5 40 आवर्स हो गए राइट। और आपको 2 वीक काम करना है तो 2 वीक कनाडा में 2 वीक के बाद सैलरी मिलती है, मतलब एक महीने में 2 बार सैलरी आपको मिल जाएगी। तो 80 आवर्स की सैलरी आपको मिलेगी राइट, 80 आवर्स की आपको मिलेगी, 80 आवर्स की पार्टनर को, मतलब मंथ में 2 बार चेक आ जाएगा। आप अगर 80 आवर्स काम करते हो मल्टीपल $80 करने के बाद $1440 आते हैं राइट, और 1 मंथ के $2880 आएंगे। आपके $2880 आएंगे और आपके पार्टनर के $2880। जब आप कनाडा के अंदर 5 दिन काम 8 आवर्स के मुताबिक करते हो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। मिनिमम आवर्स मिनिमम सैलरी। मिनिमम मैंने क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे इंडियन 6 डे तो काम करते ही करते हैं, मंडे टू सैटरडे तक, और संडे छुट्टी लेते। मोस्टली इंडियन तो 10 आवर्स काम करते ही करते। हमने सिर्फ इधर 8 आवर्स दिन का इतने ही पकड़े। तो हम देखेंगे कि आपकी सैलरी आ गई $2880, आपकी पार्टनर की आ गई $2880 राइट। उसमें से टैक्स कटा के 1 कैंडिडेट की नेट अमाउंट हाथ में आएगी $2200 और दूसरे कैंडिडेट की भी आएगी $2200। कनाडा में टैक्सेस बहुत है क्योंकि आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, आपको WC भी है, मैटरनिटी लीव्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए टैक्स भी उतने ही % से आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा राइट। मैं अभी ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ कि आपका इधर तक क्लियर हो गया। अब 2 कैंडिडेट कनाडा में आ गए, एक के पास क्लोज वर्क परमिट है, वो सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकता है,
उसका पार्टनर मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकता है क्योंकि उसके पास ओपन वर्क परमिट, राइट। इधर तक क्लियर होगा। सैलरी कितनी आएगी? 2200 नेट अमाउंट आएगी आफ्टर द डिडक्ट टैक्सेस, राइट। दोनों की कुल मिला की अभी सैलरी हो जाएगी $4400। आप ये सब स्क्रीन में देख पा रहे हो अभी, क्योंकि दोनों की सैलरी होगी $4400 अभी हम आते हैं खर्चे, राइट। सैलरी तो आपको मिल गई, आपने काम किया एक वीक का 5 दिन, एक महीने के 20 दिन ही आपने काम किए दोनों ने। कनाडा में सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो भी घर का किराया है। आप 2 लोग हैं, आपको शुरू में किचन अटैच हॉल विद बेडरूम, उसका किराया 1100 से लेके 1300 तक आपको घर मिल जाएगा। अगर आपको 2 बेडरूम चाहिए तो किराया ऑलमोस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपको किचन भी बहुत बड़ा चाहिए, हॉल भी बहुत बड़ा चाहिए, गार्डन चाहिए, आगे पार्किंग चाहिए, बेडरूम चाहिए, तो उसका किराया अबाउट 2000 तक जाएगा। इसलिए मेरा खुद का ओपिनियन है, अगर आप 2 बंदे शुरू में कनाडा में आते हो तो किचन, हॉल एंड बेडरूम बस इनफ हो गया। और टॉयलेट बाथरूम तो बहुत अच्छे होते हैं कनाडा में। और जब भी आप घर किराए पे लेते हो उसमें आपको फ्रिज, ओवन तो मिल जाता ही है, लेकिन ये कोशिश करना कि आपको लॉन्ड्री भी मिले और वाईफाई भी उसमें ऐड हो, क्योंकि उसका खर्चा आपको बच जाएगा। आप ट्राई कर लेना, बहुत सारे होम मिलते ही क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल से रहता हूँ। क्योंकि जब मैं अकेला था तब 500 रेंट देता था। जब हम हस्बैंड एंड वाइफ कनाडा में रहने लगे तो 1000 से लेके 1100 तक हम किराया देते। उसमें लॉन्ड्री भी इंक्लूडिंग होती है, लॉन्ड्री एंड वाईफाई, और फ्रिज, ओवन तो सब उनका ही रहता है। तो ये पहला खर्चा है कि घर का किराया जाएगा 1100 से लेके 1300 तक। ओके, इधर तक तो आपका क्लियर हो गया। आपने घर किराए पे ले लिया, राइट। आपने 1100 से लेके 1300 तक आपने किराया दे दिया। दूसरा खर्चा आता है, अगर आप घर में रहते हो तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो साधन चाहिए, तो आपके पास टीवी है। टीवी जब भी आप कनाडा में आते हो आपको कोशिश करना कि मार्केट प्लेस के ऊपर टीवी, बहुत सारे टीवी फ्री मिल जाते हैं। शुरू में नया टीवी खरीदने की कोई भी लोड नहीं है, इसलिए मेरी तो खुद की ये राय है कि आप मार्केट प्लेस पे जाके टीवी फाइंड करना, बहुत सारे फ्री टीवी मिल जाएंगे। सिर्फ आपको एक ये कि उसमें दिक्कत आती है कि जो भी टीवी फ्री मिलता है वो आपको पिकअप करना पड़ेगा कस्टमर के पास से, राइट। आपने टीवी ला लिया, उसके बाद आपको जो टीवी का कनेक्शन है, जो इंडिया में सेट टॉप बॉक्स आता है, जैसा ही सेट टॉप बॉक्स इधर मिलता है, उस सेट टॉप बॉक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन आता है $15, $15 सिर्फ उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फी है। आपको ना नेटफ्लिक्स की जरूरत है ना अमेजोन की, राइट। क्योंकि अमेजोन, नेटफ्लिक्स आप लेते हो तो आपको अबाउट $13 पे करना पड़ेगा। इसलिए आप सिर्फ एक सेट टॉप बॉक्स डालो, उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फी $15 है। उसमें आपको नेटफ्लिक्स मिल जाएगा, अमेजोन मिल जाएगा, और जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते, आपकी कोई भी मदर टंग हो, मराठी हो, गुजराती, केरली, पंजाबी हो, उस भाषा के बहुत सारे चैनल, मतलब ऑलमोस्ट सब चैनल उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर इंक्लूडिंग होते हैं। सेकंड खर्चा है जस्ट ओनली फॉर $15 मंथली सब्सक्रिप्शन का। तीसरा खर्चा है दोस्तों, आप कनाडा में नए आते हो तो आप बहुत सारी जगह घूमने के लिए जाते हो। घूमने के बाद आप मॉल में बहुत सारे आईफोन के और बहुत सारे मोबाइल के शॉप देखोगे, उधर बहुत सारे ऑफर चलती रहेगी। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ठीक है, अच्छी अभी आपको सैलरी मिल रही है, आप एक अच्छा सा आईफोन ले लो, iPhone 13 हो, 14 हो, जो भी नया आता है वो आपको आईफोन चाहिए। मेरी तो एक पर्सनल राय है कि आईफोन लेने की शुरू में कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। आप आईफोन लोगे तो उसका अबाउट $100 पर मंथ जाएगा। जो भी आप इंडिया से मोबाइल ला रहे हो वही यूज करना। सिर्फ जब भी आप कनाडा में आते हो तो सिम कार्ड खरीद लेना। बहुत सारी कंपनीज है, रोजर्स, टेलस, फाइडो फ्रीडम जैसी, फाइडो फ्रीडम चिप्स कंपनी है, उसमें आपको सस्ते सिम मिल जाएंगे। $50 के ऊपर आपको 20 GB डाटा पर मंथ, और कनाडा वाइज फ्री कॉलिंग आती है, SMS वगैरह सब कुछ फ्री होते हैं। और
बहुत सारी फाइडो और फ्रीडम बहुत सारे ऑफर्स देता है कि 1000 मिनट आपको एक्स्ट्रा देता है वो इंडिया के लिए सिर्फ। तो आप 1000 मिनट का यूज़ आप इंडिया में बातें करने के लिए भी कर सकते हो, इसलिए नया मोबाइल खरीदने की कोई भी लोड नहीं है, राइट। तो आपने ये मान लेते हैं कि आपने सिर्फ सिम कार्ड लिया कनाडा में आते ही, 2 सिम कार्ड लिया आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, तो इसका खर्चा आ गया $100 से। हमने अभी तक देखा कि आप कनाडा में आते हो 2 लोग, आपने अच्छी सी घर ढूंढ लिया है $1100 से $1300 तक। उसके बाद आपने टीवी तो मार्केट प्लेस से फ्री ला लिया, तो उसका सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन है $15, आप $15 देते हो, राइट। तीसरा खर्चा है आपने ना मोबाइल लिया, आपने सिम कार्ड लिया है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिले हैं, तो $15 $100 सिर्फ खर्च होगा। उसके बाद का जो खर्चा है कनाडा में, आपको जॉब करना है, जॉब करने के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, राइट। आपकी जॉब लोकेशन घर से नज़दीक हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे हो 15 to 10 मिनट, तो आप पैदल चल के जा सकते हो। अगर वही डिस्टेंस अबव 30 मिनट है तो आपको ट्रांजिट का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रांजिट मतलब बस, जो इंडिया में उसको बस कहते हैं, इधर उसको ट्रांजिट कहते हैं। ट्रांजिट का यूज़ आपको डेली करना पड़ेगा, इसलिए उसमें आपको 2 ऑप्शन है। अगर आप हर दिन ट्रांजिट यूज़ करते हो तो आपको $4, जब भी आप जाते टाइम $4 पे करना पड़ेगा, आते टाइम फिर $4 पे करना पड़ेगा, तो $8 आपका खर्च होगा। तो जब आपको हर दिन ही बस यूज़ करना है तो आप दूसरा ऑप्शन है कि आप बस पास निकाल लेना, कि वो बस पास $102 पर पर्सन, राइट। $102 के ऊपर आपको बस पास मिल जाएगा। आप कनाडा में किधर भी बस से घूम सकते हो, दिन में कितनी भी बार बस से ट्रैवल कर सकते हो, और कनाडा के अंदर बस से किधर भी घूम सकते हो, सिर्फ $102 के ऊपर। मेरी खुद की यही राय है कि आप वही पास निकालें, क्योंकि जब भी आपको छुट्टी होगी खूब घूमने के लिए भी बस का यूज़ कर सकते हो, इसलिए ना उबर की लोड है शुरू में। और मेरी तो ये पर्सनल राय है कि आपको भले ही अच्छी कार चलाने आते हो, आपके पास लाइसेंस हो, शुरू में ना कार लेने की दिक्कत है कोई, क्योंकि आप कनाडा में शुरू में आते ही क्या कार लोगे। कार तो देखो, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा भी हो, आपके पास 0 डाउन पेमेंट हो, तभी भी आपको कार मिल जाएगी। लेकिन जब भी आप कार लेते हो तो कनाडा में एक है कि पर मंथ कार का इंश्योरेंस पे करना ही पड़ेगा, राइट। ना आपको ICBC में जाके इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, आपके ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड से वो इंश्योरेंस डिडक्ट होगा। तो इंश्योरेंस भी हाई होता है शुरू में, इसलिए प्लीज़ वो अवॉइड करना कि गाड़ी के चक्कर में फर्स्ट टाइम तो ना ही पड़े। शुरू में आप आते हो कनाडा में बस का यूज़ करें। तो अभी हम ये मान लेते कि आपने भी बस पास खरीद लिया है और आपके पार्टनर ने भी बस पास खरीद लिया है। ध्यान में रखना, एक बस पास एक आदमी के लिए ही चलेगा, नहीं तो आपको लगेगा क्या कि दोनों में एक ही बस पास चलाओगे तो ये चल नहीं सकता। तो एक आदमी के लिए $102 बस पास के लिए, तो आप दोनों का खर्चा आएगा $204, राइट। इधर तक तो आपका क्लियर हो गया। इसके आगे का खर्चा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही मन में डाउट रहता है कि कनाडा में ग्रोसरी बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। मेरा तो कुछ एक्सपीरियंस है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों का सवाल भी ये रहता है कि मुझे कनाडा में जो भी चीज़ें मुझे पसंद लगती है बैक इन इंडिया, वो मुझे मिलेगी कि नहीं। मन में एक बार ठान लेना, जो भी आपको गली मोहल्ले में आपके जो भी आपको पसंद है खाने के लिए, वो हर एक चीज़ कनाडा में मिलती ही मिलती है। इधर बहुत सारे इंडियन स्टोर है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रियों के स्टोर है, जिसमें बहुत सारे आपको जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें वो मिलेगी, राइट। इसलिए उस चीज़ की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं कि आपको फूड मिलेगा या नहीं। कनाडा में हर एक चीज़ मिलती है। तो हम देखेंगे कि ग्रोसरी का खर्चा आएगा कुल मिला के अबव 400, राइट। मिनिमम 400 पकड़ लो, $400 तक आपका खर्चा आएगा। उसमें फिर डेली मिल्क आएंगे, मिल्क आता है, आटा आता है, बहुत सारी चीज़ें। और आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो, डिपेंड करता है फिर उसके ऊपर। लेकिन मान लो कि मिनिमम खर्चा 400 तक आएगा। फिर ये मत समझना कि मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम खर्चा 400 आएगा, तो मैक्सिमम कितना आएगा।
मेरी कोशिश यही है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 400 इनफ है 2 लोगों के लिए शुरू में, तो 400 ही खर्च आएगा, ये बात हम पकड़ लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि ढूंढ ले आया अपनी $1300 वाला पर मंथ। उसके बाद आपने देखा कि एंटरटेनमेंट के लिए आपने $50 का सब्सक्रिप्शन ले लिया है सेट टॉप बॉक्स का। उसके बाद आपने 2 नए सिम कार्ड ले लिए, उसमें $100 खर्च हो गए। उसके बाद हमने बस कार्ड खरीद लिया है, पर मंथ के पास खरीद लिया है आपने, उसका $204 जाएगा, राइट। उसके बाद जो खर्चे किया है हमने ग्रोसरी के ऊपर $400, एक सब कुछ खर्चे है 2000 के आगे का खर्चा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, हफ्ते में एक बार आप खाना खाने के लिए जाते हो, राइट, तो 4 बार भी गए तो, और शॉपिंग के लिए किधर गए, कॉफ़ी पीने के लिए कभी गए तो $200 तक खर्चा आ जाएगा। तो ये जो भी सब कुछ खर्चे हो गए आपके 2200 तक मान लो, आपको सैलरी आ गई 4400 तक, और आपको आपके जो खर्चे हैं 2200 ये खर्चे हो गए, तो आपके हाथ में कितने बचे? आपके हाथ में एंड ऑफ द मंथ 2200 इतनी सेविंग हो गई। फिर आगे इसके आगे आपका सवाल होगा 2200 ही इतने ही बचेगी सैलरी? मैं आपको पहले क्लियर किया था कि आप 5 ही दिन काम कर रहे हैं और 8 ही घंटे काम कर रहे हो, राइट। अगर आप कनाडा में पैसे सेविंग करने के लिए आते हो, आपका कुछ एम है कि 5 साल के बाद आपको कनाडा में घर लेना है, 5 साल के बाद बैक इन इंडिया आपको अच्छा घर लेना है, उसके लिए आपको शुरू में ही बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, राइट। कनाडा में क्या पैसे इजी नहीं कमा सकते आप। अगर कनाडा में आपको घर लेना है 5 साल के बाद, पीआर होने के बाद आपको घर लेना है, तो आपको 5 साल हार्डवर्क करना पड़ेगा। 5 साल के बाद आप इजी घर ले सकते हो, लेकिन 5 साल पहले आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, राइट। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, आप जब भी कनाडा में नए आते हो तो अच्छी सी जॉब ढूंढ लेना, और हफ्ते के 6 दिन काम करना, 1 दिन रेस्ट करना, राइट। 6 दिन भी आप काम करते हो तो बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हो, राइट। आप दोनों ने 6 दिन काम किया, हमने 5 ही दिन काउंट किए थे, राइट। आपने 6 दिन काम किया, 4 दिन आपके हो गए, 4 दिन आपके पार्टनर के हो गए, 8 दिन आपने एक्स्ट्रा काम किया, मान लो 200 पर डे आपने कमा लिया, 8 डेज के हो गए 1600, राइट। 1600 भी आपने एक्स्ट्रा कमा लिया, तो हमने आपके पहले पैसे कितने बचे थे? $2200, राइट। प्लस आपने 8 दिन काम कर रहे, आपने 4 दिन काम कर ले और आपके पार्टनर ने 4 दिन काम कर ले, तो 8 दिन काम करते हो आप मान लो कि आप 1600 कमा लेते हो, $1600 आप और कमा लेते हो, तो $2200 प्लस $1600 कुल मिला के हो गए $3800। $3800 आज के दिन में रेट कैनेडियन $1 का इंडियन रुपीज में आता है 60 रुपीज, राइट। अगर आप 60 रुपीज इंटू 3800 भी करते हो तो लेस देन 2,24,000 तक आ जाएगा। मैंने एक्यूरेट कितना आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता दिया कि माइनस प्लस आपका सेविंग हो जाएगा पर मंथ का। एक बात क्लियर कर लेना, ये वीडियो आराम से एक बार समझने आए तो रिपीट कर लेना। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कुछ भी जरूरत नहीं। इसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, क्योंकि इतने ही खर्चे आपको कनाडा में आएगी, इतना ही घर का खर्च आएगा, घर का किराया इतना ही आएगा, जब आप ढूंढ लेते हो तो इतने में ही घर मिलेगा। इसलिए किसी और का वीडियो देख के ऐसा मन में ठान नहीं लेना कि बहुत महंगा है कनाडा, बहुत खर्चे होते हैं, सेविंग होता ही नहीं। दोस्तों बहुत अच्छा सेविंग होता है, बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकते हो, कनाडा में आप घर भी ले सकते हो। तो हमने पहले देखा था कि आप 5 दिन काम करते हो दोनों, तो आपकी एंड ऑफ द मंथ सेविंग होगी 2200। अगर आप और 1 दिन एक्स्ट्रा काम करते हो, मतलब मंडे टू सैटरडे काम करते हो, तो आपको सेविंग लगभग होगी 4000 तक। फिर आपका सवाल होगा कि मैं बैचलर हूँ और मेरे अभी तक शादी नहीं हुई, तो मैं अकेला ही काम करने वाला हूँ। तो मान लो कि जिधर घर का खर्चा 1300 तक जाने वाला है, उधर घर का खर्चा आधा मतलब 500 तक ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे बैचलर कैंडिडेट जो होते हैं इकट्ठे रहने पसंद ही करते हैं, मतलब 4 लोग 2 बेडरूम में रहते और हर एक का किराया आता है लेस देन 500। तो घर का खर्चा आ गया लेस देन 500, तो किराया भी हाफ ही आएगा, 200 खर्चा आएगा।
ना टीवी की उसमें दिक्कत आ जाएगी, लेकिन सिम कार्ड तो चाहिए। तो सिम कार्ड का खर्चा वही आएगा, बस कार्ड का खर्चा भी वही आएगा। सिर्फ टीवी का खर्चा आप पकड़ लो, सब लोगों के आप मिला के टीवी ले लिया, सेट टॉप बॉक्स खरीद लिया, तो मान लो $3 to $4 हर एक को कॉन्ट्री आ जाएगी। फिर उसके बाद बस कार्ड का तो इतना आएगा, ग्रॉसरी का 200 आएगा, तो कुल मिला के उसकी भी एंड ऑफ द मंथ 1200 to 1500 उसकी सेविंग हो जाएगी। अगर उसने भी मंडे टू फ्राइडे ही काम किया है, मंडे काम ही करना चाहते हो तो कनाडा में बहुत सारा काम मिलता है। अगर आप मंडे टू सैटरडे काम करते हो तो बहुत अच्छा पैसे सेविंग कर सकते हो। अगर आप पीआर ही कनाडा में आते हो तो बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है, क्योंकि आप पीआर आते हो तो आप दोनों भी मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो, राइट। जिधर आपको सैलरी अच्छी मिलेगी उधर आप काम कर सकते हो। तो उसमें पीआर के मामले में आपकी ग्रोथ भी आप फास्ट कर सकते हो, आप घर भी ले सकते हो, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपको जिधर भी अच्छा जॉब मिलेगा उधर काम कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आप मान लो कि अगर आप सिर्फ बैचलर हो, आप कनाडा में आना चाहते हो, तो आपकी सेविंग होगी मिनिमम 1500 तक आपकी सेविंग होगी आगे लेके, खर्चे कटा के आपके खर्चे हो गए 900 तक अगर बैचलर हो। अगर आप 2 कैंडिडेट हो तो आपका खर्चे हो गए 2200 तक और आपकी सेविंग होगी 4000 तक। अगर आप पीआर हो तो आपकी डिपेंड है फिर आपको सैलरी कितनी मिलती है, राइट। आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपको मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ आप काम भी कर सकते हो, तो आपकी सेविंग भी मोर देन 5000 to 6000 तक आपकी सेविंग हो सकती है, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मुझे भी बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने हर एक आपके सवालों का जवाब देने के मैंने ट्राई किया है। तो ये वीडियो जो भी कनाडा में नए आना चाहते हैं और वो भी ये फिक्र में है कि कनाडा में खर्चा कितना होगा, सेविंग कितने होगी, उन तक ये वीडियो शेयर करना। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।